दोस्तों ये मून की तस्वीर है जो कि डार्क साइड और जब लाइट पड़ती है तब का दिखा रहा है। देखिए नासा के द्वारा ली गई तस्वीर है जिसमें चंद्रमा को उसके डार्क साइड और ब्राइट साइड को दिखाया जा रहा है कि चंद्रमा पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो चंद्रमा कैसे दिखता है। तो इसी की XYZ में आपका स्वागत है। मैं नंदकिशोर स्टेशन मास्टर। आज के इस वीडियो में हम नवंबर महीने में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये करंट अफेयर का दूसरा वीडियो है। तो चलिए, अगर देखिए इसकी PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम के माध्यम से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है। अब देखिए, जो इसरो है वो किस देश की हेल्प से जो मून का शैडो होता है, ठीक है, यानी कि मून यानी चंद्रमा का जो छाया वाला भाग होता है उसका शैडो साइड पर अध्ययन करने के लिए किस देश की सहायता ले रहा है। तो पहला विकल्प है रूस का, दूसरा विकल्प है जापान का, तीसरा विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका का, चौथा विकल्प है फ्रांस का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मून के शैडो साइड के अध्ययन के लिए जो जिस कंट्री की हेल्प ले रहा है वो देश है ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है दोस्तों, ये मून की तस्वीर है जो कि डार्क साइड और जब लाइट पड़ती है तब का दिखा रहा है। देखिए नासा के द्वारा ली गई तस्वीर है जिसमें चंद्रमा को उसके डार्क साइड और ब्राइट साइड को दिखाया जा रहा है कि चंद्रमा पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो चंद्रमा कैसे दिखता है। तो इसी की स्टडी करने के लिए इसरो के द्वारा डार्क मून मिशन लॉन्च किया जा रहा है। तो जापान की सहायता से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो कहते हैं, वो मून की शैडो साइड का अध्ययन कर रहा है। देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा के दो भाग हैं, एक उजाला वाला जहाँ पर सीधा लाइट पड़ रही है और एक है उसके बैक साइड का जिसको शैडो साइड कहते हैं, और ये शैडो लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा और मंगल पर मिशन के बाद अब जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से मून के डार्क साइड की खोज की तैयारी में है। प्रारंभिक योजना के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित एक मून लैंडर और एक रोवर को मून के साउथ पोल के पास नियोजित लैंडिंग एक जापानी रॉकेट की मदद से कराई जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जापान की सहायता से इसरो मून पर उसके शैडो साइड का अध्ययन करने के लिए ये रॉकेट लॉन्च कर रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज़ और बताइए जरा। बात आती है इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म तो आपको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके इस समय अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ के शिवन के बाद अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है। ठीक है, यानी कि किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है। तो पहला विकल्प आपका है पैंडेमिक, दूसरा विकल्प है लॉकडाउन, तीसरा विकल्प है परमा क्राइसिस, ठीक है, और चौथा विकल्प है वैक्सीन। तो ध्यान रखिएगा, जो वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है और वो भी कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्म क्राइसिस। ठीक है, अच्छा ये है क्या चीज़, ज़रा देखिए, ये देखिए पर्म क्राइसिस के बारे में बताया गया है। चलिए देखिए, पर्म क्राइसिस को कोलिन डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। यह शब्द युद्ध, मुद्रास्फीति यानी महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता की अवधि के दौरान जीने की भावना का वर्णन करता है। ठीक है, और कोलिन्स लर्निंग के प्रमुखों के अनुसार यह शब्द बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तव में कितना भयानक रहा है। ठीक है, तो मतलब जो परमा क्राइसिस है, ये क्राइसिस देखिए, इसमें क्राइसिस है। क्राइसिस मतलब होता ही है कि जो विडंबना, किसी भी प्रकार की मुसीबत, समस्या, ठीक है, तो उन परिस्थितियों में जब बहुत महंगाई हो, युद्ध सी स्थिति हो और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, तो उसमें इंसान जिस तरह से जीता है, जिस सिचुएशन में होता है, तो उसको ये शब्द रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वर्ड ऑफ द ईयर परमा क्राइसिस को बनाया गया है। ठीक है, ये आपके कोलिन्स डिक्शनरी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है?
ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो आप एक चीज़ देखिएगा, ये आपके पास इसका ये देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, देख रहे हैं आप? ये यात्री गाड़ी है, ठीक है, और ये विश्व की आप समझ लीजिए सबसे बड़ी सवारी गाड़ी है, पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। और देखिए ये जो है चलाई गई है सवारी गाड़ी जो विश्व की सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए अब आप इसका देखिएगा, थोड़ा सा व्याख्यान देखते हैं। स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ट्रेन को देश की पहली ट्रेन सिस्टम की 175वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तैयार किया गया है। और स्विट्जरलैंड में सबसे लंबी यात्री ट्रेन स्विस आल्प्स में 100 कोचों के साथ चलाई गई। तो देखिएगा इसमें टोटल 100 डिब्बे हैं, ठीक है। और ये आल्प्स जो पर्वत है वहाँ का स्विट्जरलैंड का, उस पर इसको चलाया गया है। तो देखिए बहुत अच्छे से दिखाया गया आपका आल्प्स पर्वत पर। और यहाँ पर और समझ लीजिए, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, तो ये स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत पर इसको चलाया गया। 100 डिब्बों की ये गाड़ी है और सवारी गाड़ी है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे लंबी सवारी गाड़ी कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में चलाई गई। चलिए अब प्रश्न 4 कहता है 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? देखिए आपको पता है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी नई दिल्ली में भारत के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी जो थीम है, मतलब एक कोटेशन रहता है जो उस साल का, उस समिट का कोटेशन रखा जाता है कि वो उनका एम क्या है। तो पहला ऑप्शन है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऑप्शन बी है वन वर्ल्ड सस्टेनेबल, ऑप्शन सी है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन डी है निष्पक्ष और सतत विकास के लिए आम सहमति बनाना, ठीक है। तो वर्ष 2023 की मेज़बानी भारत करेगा और इसका थीम क्या होगा याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G20 से रिलेटेड है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पहला ऑप्शन आपका है, यही इसका थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्यान देखते हैं। देखिए ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम है इसका, और जिसका सांस्कृतिक अर्थ होता है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। इसका हिंदी अगर हम देखें, जो कि संस्कृत में लिखा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। यानी कि सभी जो धरती में हैं, जो जीव जंतु हों या फिर मानव हों, वो सभी एक परिवार के समान है, एक कुटुंब के समान है, और सबका समान अधिकार है, समान व्यवहार है, ठीक है। तो 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, ठीक है। यह महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। यह थीम सभी जीवन के मूल्य की पुष्टि करता है, जो मनुष्य, पशु, पौधों और सूक्ष्म जीवों के साथ पृथ्वी पर उनके परस्पर संबंध को बताता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 2023 का कोटेशन है, थीम है, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न कह रहा है कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? पहला ऑप्शन है स्काई लैब्स एरोस्पेस, दूसरा ऑप्शन है कोलिंस एरोस्पेस, तीसरा ऑप्शन है स्टार डॉर एरोस्पेस, और चौथा है स्काई रूट एरोस्पेस। तो दोस्तों जो देखिए भारत का पहला निजी तौर पर यानी कम्प्लीटली आपका प्राइवेटाइज्ड, ये प्राइवेट कंपनी द्वारा विकसित है रॉकेट। देखिए ये आपके सामने रॉकेट दिखाए गए हैं, 3 तरह के रॉकेट हैं, और इनको किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, वो इस कंपनी का नाम देखिए इसमें लिखा हुआ है, शायद आप देख पा रहे होंगे, स्काई रूट, ठीक है। तो स्काई रूट द्वारा इसरो के लिए एरोस्पेस में आपका रॉकेट बनाया गया है। तो ये कंपनी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, ये कंपनी है आपकी स्काई रूट, ठीक है। तो स्काई रूट एरोस्पेस, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले, अब देखिए थोड़ा इसका व्याख्यान देख लेते हैं। स्काई रूट जो है स्पेस स्टार्टअप के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्री हरिकोटा लॉन्च पैड से 12 से 16 नवंबर के बीच भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है। और विक्रम साराभाई रॉकेट भारत में पूरी तरह से एक निजी कंपनी द्वारा निर्मित स्वचालित पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, ठीक है। तो इसरो के लिए जो है स्काई रूट ने रॉकेट लॉन्च करेगा। ये आपका देखिए, ये है आपका स्काई रूट द्वारा निर्मित रॉकेट, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका अरविंद कुमार, दूसरा ऑप्शन है PV संजय कुमार, तीसरा ऑप्शन है ऋतुराज अवस्थी, और चौथा ऑप्शन है अनूप कुमार गोस्वामी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपका विधि आयोग है, ठीक है, जिसे सेंट्रल लॉ कमीशन भी कहते हैं, इसके
अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, तो देखिए इसकी थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये ऋतुराज अवस्थी की फ़ोटो है और भारत सरकार ने भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया है। विधि आयोग का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है और विधि आयोग की भूमिका सरकार की नीतियों पर सलाह देता है, ये कानूनी सलाह देता है। ठीक है, साथ ही गलत नीतियों की आलोचना भी करता है। तो ध्यान रखिएगा, विधि आयोग के जो 22वें विधि आयोग आपका बनाया गया है, ये आपके कर्नाटक के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, इन्हें 22वां लॉ कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय विधि आयोग है इसकी स्थापना 1834 में की गई थी। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और यानी ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, आगे देखिए, पहला लॉ कमीशन जो है वो देखिए आपका इंडिपेंडेंट इंडिया में स्थापित किया गया था 1955 में। ठीक है, तो 3 साल के लिए स्थापित किया गया था और सबसे पहले जो ब्रिटिश काल के दौरान 1833 में लॉ कमीशन बनाया गया था लॉर्ड मैकॉले के अध्यक्षता में। और इसका देखिए मेन काम क्या होता है कि एक एडवाइजरी बॉडी होती है। ठीक है, जो सरकार को लॉ और जस्टिस से रिलेटेड एडवाइस देती है। ठीक है, और देखिए मैं और बताना चाहता हूँ इसकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, इनके द्वारा जो सलाह दी गई कौन कौन सी चीज़ें थी। देखिए इन्होंने 262वां रिपोर्ट लॉ कमीशन की प्रस्तुत की थी, जिसमें इन्होंने डेथ पेनल्टी को ख़त्म करने की बात कही थी सभी क्राइम में। और थोड़ा सा जो बता दें आपको, जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है और राज्य या देश से जो गद्दारी अगर होती है तो उसको छोड़ करके और आतंकवादी गतिविधियों को छोड़ करके बाकी सब में मौत की सज़ा को ख़त्म करने की बात कही गई थी 262वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट में। और एक आपका अगला है कि लोकसभा और राज्यसभा का साथ में इलेक्शन हो, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म 1999 का इन्होंने ही लॉ कमीशन ने ही प्रस्तुत किया था। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन जो एक्ट 2022 का है, ये आपका लॉ कमीशन के द्वारा ही प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये रखिएगा, जो विधि आयोग है लॉ कमीशन है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड किस वर्ष एक अलग राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो देखिएगा ये पहला ऑप्शन है 2002 में, अगला ऑप्शन है सन 2000 में, फिर तीसरा ऑप्शन है 2001 में और चौथा ऑप्शन है 2004 में। तो देखिए ये आपके सामने उत्तराखंड दिखाया गया है, देख रहे हैं, ये उत्तर दिशा में भारत के मैप में दिखाया गया है, जहाँ पर इसकी अगर राजधानी की बात करें तो देहरादून है। और देखिए ये उत्तराखंड जो है बहुत ही सुंदर प्राकृतिक धरोहर को अपने में समाये रखे हैं। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। उत्तराखंड काफ़ी हद तक पहाड़ी राज्य है, जिसकी उत्तर में चीन जो तिब्बत का पार्ट है और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो पूर्व में है वो आपका नेपाल के साथ में और उत्तर में तिब्बत के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अच्छा देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही पवित्र और दार्शनिक स्थल भी यहाँ पर हरिद्वार वगैरह भी ये उत्तराखंड में ही हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और ये जो बीजेपी के हैं, और गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपकी एक सदनी व्यवस्था है, यानी कि सिर्फ आपका विधानमंडल है, विधान परिषद नहीं है। और ध्यान रखिएगा विधान मंडल में टोटल 70 लेजिस्लेटिव सीट हैं, और जिसमें से और बताना चाहूँगा संसदीय अगर हम सीट की बात करें तो लोकसभा की 5 सीट हैं और राज्यसभा की 3 सीट हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की है वो नंदा देवी है, लगभग ये 7816 मीटर है। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी है, और दूसरी अगर एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड आपका इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी और ये 27वां राज्य बना था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण, जिसे MTSI कहते हैं, किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपके पास दिया है गृह मंत्रालय, दूसरा है संस्कृति मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कानून और न्याय मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो जरा बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय
भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने देश की 576 भाषाओं के फील्ड वीडियो के साथ मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा किया और मातृभाषाओं का सर्वेक्षण MTSI करता है, जो 2 या 2 से अधिक जनगणना दशकों में लगातार बोली जाती है भाषाएं। साथ ही भाषाई विशेषताओं का विश्लेषण भी ये करता है। ठीक है। साथ ही मंत्रालय ने अब प्रत्येक स्वदेशी मातृभाषा के संरक्षण और विश्लेषण करने के लिए एक वेब संग्रह भी स्थापित करने की योजना बनाई है। तो आप थोड़ा सा यह ध्यान रखिएगा कि भारतीय मातृभाषा का आयोजन जो है वो करवाया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। चलिए देखिए, अलग अलग भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं को जो संरक्षण प्रदान करता है और ये प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा कि जो अपनी मातृभाषा है उसको संरक्षण प्रदान किया जा सके। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे 9वां प्रश्न कह रहा है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो देखिएगा, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022, पहला ऑप्शन UNEP, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, तीसरा ऑप्शन है खाद्य और कृषि संगठन, चौथा ऑप्शन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो दोस्तों, जो आपका स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 जो आपके ग्लोबल क्लाइमेट से रिलेटेड है वो जारी किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। ठीक है। तो ये देखिए, इसका आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। देखिए, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी WMO प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट में कहा गया कि 1993 के बाद से समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर 2 गुनी हो गई है। ठीक है। रिपोर्ट ये आपकी जो COP27 के कॉन्फ्रेंस में जारी की गई थी। WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भू भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। देखिए, आप एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो आपका COP27 की कॉन्फ्रेंस है ये आपकी इजिप्ट में हो रही है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा, जो इसका मेन उद्देश्य COP27 का है वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। और क्लाइमेट चेंज से जो टेम्परेचर पूरे विश्व का बढ़ रहा है वो पिछले कुछ दशकों में लगभग 2 गुना हो गया है और इसको कम करके 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को लाना है और इसका लक्ष्य 2030 तक है। ठीक है। 2030 तक जो वैश्विक तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड करने का लक्ष्य है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि 2030 तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको लाने का लक्ष्य है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है 10 नवंबर, अगला ऑप्शन है 5 नवंबर, उसके बाद है 11 नवंबर, फिर है 14 नवंबर। तो ध्यान रखिएगा, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 नवंबर। याद रखिएगा, साइंस ही ऐसी चीज़ है जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आप कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं और मानव के संरक्षण में इसका बहुत ही महत्व है। ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को मनाया गया फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक खोजों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व और प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया? तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ICC के हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किसे किया गया? पहला ऑप्शन है राम नरेश श्रवण, दूसरा ऑप्शन है डेरेन गंगा, तीसरा ऑप्शन है शिव नारायण चंद्रपॉल और चौथा ऑप्शन है रिडले जैकब्स। तो देखिए, आपके सामने जो पिक्चर दिखाई गई है ये है शिव नारायण चंद्रपॉल। ठीक है, जिनको ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। शिव नारायण चंद्रपॉल, देखिएगा, ये 3 लोगों को, इनके साथ में चार्लोट एडवर्ड्स और अब्दुल कादिर को ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया है। और चंद्रपॉल वेस्ट इंडीज क्रिकेट के इतिहास के सबसे फेमस खिलाड़ियों में से हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो शिव नारायण चंद्रपॉल हैं ये वेस्ट इंडीज टीम से हैं और इनकी उम्र जो है 19 साल है। उन्होंने
11,867 टेस्ट रन बनाए हैं और जिसमें 30 टेस्ट शतक लगाए हैं। ठीक है, चंद्रपाल ने अपने करियर में 164 टेस्ट और 268 एक दिवसीय यानी वनडे और 22 T20 मैच खेले हैं। तो ध्यान रखिएगा, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है शिव नारायण चंद्रपाल को, जो आपके वेस्ट इंडीज़ टीम के प्लेयर हैं। तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आईसीसी के बारे में ज़रा जान लीजिए। इसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय इसका दुबई, संयुक्त अरब अमीरत में। और ध्यान रखिएगा, ये 2005 से अभी तक इसका हेडक्वार्टर, यानी 2005 से इसका हेडक्वार्टर आपका दुबई में हुआ है, लेकिन 2005 से पहले लंदन में हुआ करता था। और ध्यान रखिएगा, ये 1909 में इसका गठन किया गया था आईसीसी का। ठीक है, अगर इसमें मेंबर कंट्री की बात करें तो टोटल 108 हैं, जिनमें 12 फुल मेंबर कंट्री हैं और 96 एसोसिएट मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, और ये एक क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। और इसके आईसीसी का जो पुराना नाम था वो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1909 था। आपको पता है ना, जो ये क्रिकेट है, क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो आप कहेंगे लंदन का है। तो जो क्रिकेट का जन्म हुआ था वो लंदन से हुआ था, और शुरुआत में हेडक्वार्टर जो आईसीसी का बनाया गया था वो लंदन में ही था 1909 में, और 2005 तक था। लेकिन 2005 से अभी तक दुबई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, जिसको हम दुबई कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान पहला ऑप्शन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दूसरा ऑप्शन है वास्तुकला। तीसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र। चौथा ऑप्शन है नर्सिंग। तो देखिए ज़रा, आप ध्यान दीजिएगा, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है वो आपको देखिए सामने दिया गया है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये नर्सिंग के क्षेत्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्सिंग। तो ज़रा इसका व्याख्यान देख लेते हैं। नर्सिंग क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 1973 में शुरू किया गया था। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए, उनको दिया जाता है जो नर्सिंग से रिलेटेड हैं। तो ध्यान रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो नर्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? यानी फोर्ब्स ने जो टॉप 10 आपकी वर्ल्ड की, जो फोर्ब्स ने वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 की रैंकिंग निकाली ही कंपनियों की, इनमें पहला आपके कौन से भारतीय कंपनी है? तो पहला ऑप्शन है अदानी समूह। दूसरा ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, और सी ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री, और डी ऑप्शन है इंफोसिस। तो इसका देखिए, जो आपकी भारत की टॉप 100 में एकमात्र कंपनी है जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर में रैंक की गई है, वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। फोर्ब्स के छठे वार्षिक फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में रिलायंस इंडस्ट्री को 20वें स्थान पर रखा गया है। यह रैंकिंग बाजार अनुसंधान कंपनी स्टेटिस्टा के साथ साझेदारी में किया गया था। फोर्ब्स द्वारा तैयार की गई पूरी सूची में 50 कंपनियां हैं और कई टेक कंपनियां भी इस सूची में हैं। तो देखिए, आपके सामने एक लिस्ट दी गई है बेस्ट एम्प्लॉयर की, जिनमें पहला स्थान है आपका सैमसंग का। ठीक है, पहला स्थान क्या है? सैमसंग का, साउथ कोरिया की। फिर माइक्रोसॉफ्ट का है दूसरा स्थान। फिर IBM का है तीसरा स्थान। फिर अल्फ़ाबेट का, एप्पल का। उसके बाद देखिए, जो आपकी इंडिया की रिलायंस है, ठीक है, ये वर्ल्ड में 20 नंबर पर आई है, लेकिन इंडिया में टॉप कंपनी है एम्प्लॉयर, रोजगार देने के लिए। ठीक है, तो ध्यान। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा है कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई है? देखिए, यूरोप में गर्म मौसम की वजह से कम 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये किस संगठन ने कहा? पहला है UNEP, दूसरा ऑप्शन है WHO, तीसरा ऑप्शन है FAO, और चौथा ऑप्शन है WMO। ठीक है, तो बताइएगा किस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि यूरोप में जो मौत की संख्या है 15,000 हो गई? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अगर इसके बारे में जानते हैं, तो देखिए, WHO द्वारा बताया गया है कि जो यूरोप में है वो एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर था, जिसमें 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए, ये स्पेन में लगभग 4,000, पुर्तगाल में 1,000 से अधिक, और ब्रिटेन में 3200 से अधिक, और जर्मनी में 4500 लोगों की मौत गर्मी के 3 महीने के दौरान दर्ज की गई है। ध्यान रखिएगा, तो ये विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले देखिए, इस वीडियो में आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और थोड़ा सा इसका अगर हम रिवीजन देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए पहले रिवाइज कर लेते हैं, और जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, देखिए, जो भी प्रश्न
वीडियो में दिए गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। पहला है, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो पहला इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान की सहायता से ये, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष को वर्ष 2022 का, अगला प्रश्न कह रहा है कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परम क्राइसिस। ठीक है, चलिए अगला चीज़ देखिएगा, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी सवारी गाड़ी बनाई है जो 100 डिब्बों की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या थी? तो थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदैव कुटुंबकम। ये आपका इसका थीम था, वसुदैव कुटुंबकम। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, स्काई रूट एरोस्पेस। अगला प्रश्न था कि भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल लॉ कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सी, ऋतुराज अवस्थी को। चलिए अगले प्रश्न पे है, उत्तराखंड किस वर्ष एक अलग राज्य बना? तो उत्तराखंड बनाया गया था सन 2000 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 2000 में, 27वां राज्य था और 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है गृह मंत्रालय द्वारा। तो सही ऑप्शन होगा ए, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, ग्लोबल स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट। चलिए अगला देखिए, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 नवंबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव नारायण चंद्रपाल को, जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, 19 वर्ष के हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है नर्सिंग के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र भारतीय कंपनी आपकी बनी है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री को बनाया गया है, रिलायंस इंडस्ट्री टॉप 100 में स्थान पाने वाली है। चलिए देखिए, आपके सामने रैंकिंग दी गई है, ये टॉप 100 में एकमात्र कंपनी भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई है? तो ये कहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी। पहला ऑप्शन में UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, WMO क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है कि यूरोप में करीब 15,000 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप अपनी डायरी में क्वेश्चन, फिर उसके बाद उसका आंसर आप नोट करिए, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।